अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ये बात कर रहे थे कि एडिशनल स्टेटमेंट क्या चीज होती है। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट, एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट वो वाली रिटर्न स्टेटमेंट होती है जिसमें कोर्ट किसी भी पार्टी को, चाहे वो प्लेंटिफ हो या फिर डिफेंडेंट हो, उनको कह सकती है कि आप मुझे इस चीज के लिए क्लैरिफाई करें, या कोई भी डाउट हो ना उसके अंदर, तो उसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए इसमें हम प्लेंटिफ्स को सबको भी कह सकती है कोर्ट, सब डिफेंडेंट्स को भी कह सकती है, किसी एक भी प्लेंटिफ या किसी एक डिफेंडेंट को भी कोर्ट कह सकती है। ये एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट का वर्ड जो है ना, ये यूज हुआ है रूल 9 के अंदर, ठीक है। उसके बाद काउंटर क्लेम क्या होता है? काउंटर क्लेम वही है कि जिस तरीके से यहाँ पे सेट ऑफ के अंदर किसी भी डिफेंडेंट ने अपना कोई ना कोई क्लेम रख दिया ना, उसी तरीके से डिफेंडेंट ने कोर्ट के अंदर अपना कोई क्लेम रखना है, लेकिन वो उस दावे के जवाब में भी हो सकता है या फिर उस दावे के जवाब में नहीं भी हो सकता। अगर तो वो उस दावे के जवाब में है और उसने अपनी ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर मांग दिया है डिफेंडेंट ने उस चीज को, तो वो होगा काउंटर क्लेम। लेकिन एक मजे की ये बात है कि ये सीपीसी का रूल नहीं है, ये हमारा जो फैमिली एक्ट है ना, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, उसके अंदर इस चीज की बात की गई है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा हुआ है कि अगर एक वाइफ है, उसने खुला मांगी है, तो हस्बैंड का जो भी उसके अंदर बनता होगा, हस्बैंड ने अपना जो भी देना है ना, उसको क्या उसका नाम लेते हैं, कोई भी क्लेम करना है तो वो काउंटर क्लेम की सूरत में ना मांग सकता है उसी प्लेंट की रिटर्न स्टेटमेंट में। इसके अंदर कोई भी सेपरेट सूट दायर करने की जरूरत नहीं है। और अगर हस्बैंड ने कोई, अगर हस्बैंड, काउंटर क्लेम का मैं बता रही थी, इसके अंदर अगर हस्बैंड ने कोई चीज मांगी है प्लेंट के अंदर, तो फिर जो वाइफ है वो काउंटर क्लेम के जरिए अपनी ही रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर अपना स्टांस रख सकती है। और अगर वाइफ ने कोई चीज मांगी है तो हस्बैंड रख सकता है। मिसाल के तौर पे हस्बैंड ने वो जो सूट फॉर रिजेक्टिटेशन ऑफ मैरिज का दावा किया है, तो वाइफ जो है वो सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर और सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ऑन द बेसिस, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, या फिर वो अपनी मेंटेनेंस के लिए कोई भी करना चाहती हो, उसके लिए उसे सेपरेट सूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो क्या करेगी, अपनी ही रिटर्न स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम की सूरत में कर देगी। और ये हमारा जो फैमिली कोर्ट्स एक्ट है ना, उसके अंदर दिया गया हुआ है, और इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि इन लोगों को फिर न्यू सूट्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास है रेप्लिकेशन और रीज्वाइंडर। रेप्लिकेशन वो चीज होती है जो कि एक सेकंड प्लेंट होती है फ्रॉम प्लेंटिव, ठीक है। और जो रीज्वाइंडर होता है, ये एक सेकंड रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो कि हमारी जो डिफेंडेंट है उसकी तरफ से होती है। अच्छा, रेप्लिकेशन के आप लोग के लिए आप लोग ना अपनी बुक के ऊपर लिख लें, रेप्लिकेशन इज अ सेकंड प्लीडिंग। ये जब आप लिख लीजिएगा ना, मुझे बता दीजिएगा, साथ साथ आप लोग लिखते जाएं जल्दी जल्दी। अदरवाइज ये मैं मैसेज में लिख देती हूँ। रेप्लिकेशन इज अ सेकंड प्लीडिंग जी मैम। बाय द प्लेंटिफ इन आंसर टू द डिफेंडेंट्स प्ली। ठीक है। और नेक्स्ट है रीज्वाइंडर। रीज्वाइंडर के लिख लिए आप, रीज्वाइंडर is a second pleading
by the defendant in answer to the plaintiff's reply। यानी कि जब रेप्लिकेशन आएगी उसके रिप्लाई में ही रिजवाइंडर आएगा, ठीक है। जब रेप्लिकेशन आएगी उसी के आंसर में ही रिजवाइंडर आएगा। और इसके अंदर इसको याद करने के लिए ना मैंने रेप्लिकेशन का जो पी है उसको हाईलाइट कर दिया वह रेड कलर से। आप लोग ये देख लीजिएगा कि इसके अंदर पी आता है, यानी कि ये प्लेंटिफ की तरफ से है, और रिजवाइंडर फिर उसका रिप्लाई आएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने लिख लिया? जी। ठीक है। सब्सीक्वेंट प्लीडिंग्स। अच्छा, इसके अंदर ना तीन बातें इस सेक्शन इस रूल के अंदर उन्होंने तीन बातें बताई हुई हैं। नो प्लीडिंग सब्सीक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। ये आप ना एक सेकंड के लिए अदर देन वाली जगह को भूल जाएं, यहां तक को। नो प्लीडिंग सब्सीक्वेंट टू रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट शैल बी प्रेजेंटेड। ये एक बात हो गई है इसकी, ठीक है। और आगे उन्होंने लिख दिया अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस टू आ सेट ऑफ। यानी कि ये जो पीछे हम लोगों ने रूल 6 और 7 के अंदर सेट ऑफ का पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने कहा प्लीडिंग के अंदर कोई भी रिटन स्टेटमेंट के बाद कोई भी प्लीडिंग नहीं आनी, लेकिन क्या चीज आ सकती है, सेट ऑफ का डिफेंस आ सकता है। और सेट ऑफ का डिफेंस क्या चीज होती है, रिटन स्टेटमेंट होती है, जो कि असल वाले प्लेंटिफ के जरिए आती है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट उन्होंने दूसरी क्या बात की है, दूसरी उन्होंने बात की है except by the leave of court and upon such terms as may court thinks fit। हाँ जी, थिंक्स फिट। इसके अंदर आप लोग इसके साथ लिख लें ऑर्डर 6 रूल 17 सीपीसी। यानी कि वो जो अमेंडमेंट इन प्लीडिंग वाली बात है ना, वो उसकी ये एक्सेप्शन में फॉल कर रही है। यानी कि प्लीडिंग के बाद भी कोई चीज आ सकती है, लेकिन वो कब आनी है, जब कोर्ट की इजाजत ली होगी और कोर्ट जिन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर उनको अलाउ करेगा उन्हीं के बेसिस के ऊपर कोर्ट में वो आएगी। अब इसके साथ एक और चीज है, वो एक तीसरी चीज है, इसके ऊपर आप लोग 3 नंबर कर लें। But the court may at any time require a written statement or an additional written statement। ठीक है, वो कोर्ट जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकती है और एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट भी मांग सकती है फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टीज। इस चीज को आप लोगों ने बड़ा हाईलाइट कर लिया अपनी बुक में, क्योंकि मैंने पहले 5-6 बार इस चीज को पढ़ा था, लेकिन मुझे ये हमेशा लगता था ये डिफेंडेंट की ही बात कर रहा है। लेकिन बाद में मैंने गौर से फिर पढ़ा, और आप लोग को बताने से ना, मतलब जब मैं कल लेक्चर तैयार कर रही थी उससे पहले, तो ही मुझे ये पता चला, जब मैंने इसे गौर गौर से पढ़ा तो ये लिखा हुआ था एनी ऑफ द पार्टीज। यानी कि अगर हम लोगों से इंटरव्यू में या किसी एमसीक्यू में या फिर कभी भी कहीं भी कोई चीज बंदा पूछ ले, क्या कोर्ट प्लेंटिफ से रिटर्न स्टेटमेंट या एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट मांग सकती है, तो हमने कहना हाँ जी मांग सकती है, रूल 9 के तहत, ठीक है। एंड फिक्स अ टाइम फॉर प्रेजेंटिंग द सेम। और कोर्ट उसको प्रेजेंट करने के लिए एक टाइम भी फिक्स कर सकता है। मिसाल पे तौर पे कोर्ट ये कह सकता है कि आप इस चीज के बारे में प्लेंटिफ साहब मुझे अपने रिटर्न स्टेटमेंट दें, या डिफेंडेंट साहब आप दें मुझे रिटर्न स्टेटमेंट, और ये 3 दिन के अंदर अंदर आनी चाहिए। अब ये जो कोर्ट ने टाइम फिक्स कर दिया ना 3 डेज का, ये फाइनल टाइम वो वाला टाइम है जब तक कि या तो कोर्ट खुद ही, कोर्ट में जज साहब ना आए हुए हो, तब ये एक्सटेंड हो सकता है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक, या फिर कोर्ट इसको खुद नेक्स्ट मतलब कि एक्सटेंड ना करे, खुद एडजर्नमेंट ना दे। अगर कोर्ट इसको एडजर्न ना करे और जो डिफेंडेंट है यार 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे अजान हो रही है।
अच्छा, ये थर्ड मैं आपको बता रही थी कि अगर हमारा इस तरीके से कोई भी सवाल आएगा ना तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इस चीज के लिए कंफ्यूज नहीं होना कि ये यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट तो सिर्फ और सिर्फ डिफेंडेंट ही दे सकता है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर अगर कोर्ट किसी भी पार्टी से मांगे रिटर्न स्टेटमेंट तो उसको फर्ज है देना। और इसका अच्छा, मैंने ना आप लोगों को पहले जब फर्स्ट ऑर्डर 8 का पहला लेक्चर दिया था ना, उसके अंदर मैंने आप लोगों को ना ऑर्डर 8 रूल 1 के साथ रूल 10 भी लिखवाया था। वहां से ना उस चीज को काट दें, क्योंकि इसके अंदर जो वर्ड है ना वो एज का यूज हुआ है। जब एज का वर्ड मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। ये जितना भी टाइम कोर्ट ने रूल 9 के अंदर फिक्स किया होगा ये थर्ड वाली कंडीशन के अंदर, तो उस उतने ही टाइम के अंदर कोर्ट के पास जमा करवाना पड़ेगी आंसर उसका, ठीक है। अब ये हमारा लास्ट मिनट है, मैं इसको जरा जल्दी जल्दी कंप्लीट करने लगी हूँ। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम आर रिटर्न स्टेटमेंट। अब यहाँ पे वो जो पार्टी वाला वर्ड मैं आपको लास्ट टाइम कह रही थी ना लास्ट रूल के अंदर, यहाँ पे भी सेम उन्होंने वर्ड पार्टी का ही यूज किया हुआ है। तो ये चीज हमारे उस आर्गुमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए है कि यहाँ पे पार्टी का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। वेयर एनी पार्टी फ्रॉम होम आर रिटर्न स्टेटमेंट इज सो रिक्वायर्ड। ये देखें यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सो रिक्वायर्ड। तो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ऑर्डर 8 का जो रूल 1 है उसके साथ रूल 10 को आप काट दें, उसके साथ वहां से आप लोग इसको काट दें और यहाँ पे इसको रूल 9 का हिस्सा बना लें, ठीक है। ये मैं माजरत चाहती हूँ, ये मुझसे गलती हो गई थी पढ़ते वक्त। is so required fails to present the same within the time fixed by the court may pronounce judgment against him। तो जिस भी पार्टी को कोर्ट ने कहा कि आप इसकी रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाएं और उस बंदे ने ना करवाई हो तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है, जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है उसके खिलाफ, और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू सच सूट एज इट थिंक फिट। और वो ऐसा ऑर्डर कर सकती है जो कि उस कोर्ट को ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे यही ऑर्डर पास करना चाहिए इन सर्कमस्टांसिस के अंदर। अच्छा, इसके अंदर ये तो मैंने आपको कटवा दिया कि रूल 1 के साथ आपने रूल 10 नहीं करना, बल्कि उसको रूल 9 के साथ करना है। तो फिर अब ये क्या होगा, जो हम लोगों ने इसके अंदर अपील पढ़ा था कि इस जजमेंट के खिलाफ ऑर्डर 43 रूल 1 क्लोज बी के तहत अपील जाएगी, या अगर वो जो भी पार्टी जिसके खिलाफ ये ऑर्डर एडवर्स आ गया है तो उसके खिलाफ रिवीजन जाएगी। तो ये चीजें अभी भी अपनी ही जगह पे मौजूद हैं कि यानी कि अगर जजमेंट आ गई है उस पार्टी के खिलाफ तो उसने अपील दायर करनी है, और अगर एडवर्स ऑर्डर आ गया तो उसके खिलाफ ना रिवीजन फाइल करनी है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको बंद कर रही हूँ, कल दोबारा से हम लोग 6 बजे से 7 बजे तक दोबारा क्लास ले लेंगे क्योंकि अभी सर की क्लास है, ठीक है। अगर किसी का कोई भी सवाल है ना यहाँ तक